जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे 21st सेंचुरी में चाइना की स्ट्रेटजी के बारे में, या चाइना की स्ट्रेटजी क्या रही है इंडिया के लिए, यूएसए के लिए और बाकी आसियान कंट्रीज़ के लिए, और जो भी साउथ साउथ चाइना सी के आसपास जो भी कंट्रीज़ हैं उन सब के लिए, और रसिया के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप लोग सोचते हैं कि चाइना इतना बड़ा है, इसकी पूरी जो पॉपुलेशन है वो इतने में फैली है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना का जो मंगोलिया का सदर्न रीजन है और जो किर्गिस्तान और इंडिया से सटा हुआ सब रीजन है, जो तिब्बत वाला रीजन है, यहाँ पे ज़्यादा चाइनीज़ नहीं है। यहाँ पे तिब्बती मूल के जो हैं वो लोग ज़्यादा है, लेकिन चाइनीज़ क्या है, कन्वर्जन करता रहता है। तिब्बती मूल के लोगों को ले जाके हान चाइनीज़ के यहाँ शादी करवा के वो यहाँ पे हान चाइनीज़ जो कि जहान चाइनीज़ ही यहाँ पे बसाना चाहता है, क्योंकि ऐसे में यहाँ पे विद्रोह या तो रेबेलियन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हान चाइनीज़ के लोग ही आएंगे तो वहाँ पे रेबेलियन किस नाम का होगा। और चाइना का मेन जो डेवलपमेंट वाला एरिया है वो ये मंचूरिया रीजन जो साउथ चाइना सी से सटा हुआ है, यही मेन डेवलपमेंट वाला एरिया है। क्योंकि इधर पूरा डेज़र्ट है, गोबी डेज़र्ट है, टकला डेज़र्ट है, बाकी सभी डेज़र्ट है, तो यहाँ पे चाइना उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाता। और ये जो किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान से लगा हुआ उइगर उइगर ऑटोनोमस रीजन है, यहाँ पे चाइना ज़्यादा डेवलपमेंट करता नहीं है। यहाँ पे उइगर मुसलमान रहते हैं, जो कि चाइना इन सब पे बहुत ही फ़ोर्सफुली अपना दबाव बनाए रखता है कि हमारे हिसाब से राइट रखो, तुम्हारी मस्जिद का डिज़ाइन इस तरह से होना चाहिए, जैसा हम चाइनीज़ की अकॉर्डिंग करेंगे वैसा होना चाहिए। स्कर्ट पहनना है तुम लोग को, और इस्लामिक जो कपड़े होते हैं वो नहीं पहनना है, और तमाम भी पाबंदियाँ लगाया रहता है। चाइना की मेन स्ट्रेटजी क्या रही है कि वो यूएस की नकल करता है। वैसे तो एशिया का सबसे बड़ा वो कंट्री है, ठीक है, इकोनॉमिक पावर भी है। आप लोग सोचते हैं कि एशिया की सबसे ऐसा कैसे, एशिया की सबसे बड़ी कंट्री तो रशिया हो सकती है, लेकिन रशिया का देखिए, रशिया की जो कैपिटल है वो यूरोप में है, तो उसको यूरोपियन कंट्री ज़्यादा मतलब कि माना जाता है। और एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है वो है चाइना, ठीक है। और चाइना का क्या है, स्ट्रेटजी ये रही है कि यूएस की नकल करता ही है। हाँ, वो जैसे यूएस ने अपनी ऑल वर्ल्ड में जहाँ जहाँ बेसेस बनाया है, चाइना भी क्या करता है कि छोटे छोटे जो देश हैं उन सबको उनकी इकोनॉमी से भी ज़्यादा क्या है कि हम तुम्हारे यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, हम तुम्हारे मेट्रोज़ बनाएंगे, रेल बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, डैम बनाएंगे, और तमाम लालच देता रहता है कि तुम हमसे कर्जा ले लो, डेप्थ ले लो, ठीक है। और उनकी जीडीपी से भी ज़्यादा उनको कर्जा दे देगा। इसकी कोई ओपन पॉलिसी नहीं है कि चाइना का कितना कितना किस रेट पे कर्जा देता है, या किस कोई भी ऐसा ओपन डॉक्यूमेंट किसी वेबसाइट पे या चाइना के ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब वो देश मतलब कि ऐसा प्रोजेक्ट दे देगा, जब वो देश उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, या तो कर्ज के जाल में एकदम फंस जाएंगे, तो कहेगा भैया कि जो आप है ये हमारा पोर्ट है, ये आप हमको लीज पे दे दो, इन 100 साल के लिए, 99 साल के लिए, जितने भी साल के लिए हम यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं। तो देश मान जाते हैं कि चलो ठीक है, मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। देखो ना क्या करता है वो, एक यूएसए को और दूसरा कंपटीटर इंडिया को घेरना चाहता है, ठीक है। यूएसए को अगर परेशान करने के लिए अपना एक एलाई रख लिया है नॉर्थ कोरिया। जब भी यूएसए उसको तंग करता है, नॉर्थ कोरिया को कह देगा तुम एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लो, यूएसए उसमें उलझ जाएगा। क्योंकि चाइना की स्ट्रेटजी क्या रही है, मेन तौर पे चाइना की स्ट्रेटजी क्या रही है, वो नए विवाद को जन्म दे के पुराने विवाद को खत्म करना चाहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दे दूं, चाइना 1959 में जब तिब्बत को इन्वेड किया यानी कब्जा किया, तो अक्साई चीन को, जो ये लद्दाख वाला, लद्दाख को ना चाइना स्मॉल तिब्बत बोलता है, ठीक है, क्योंकि अक्साई चीन को वो कब्जा कर लिया, ठीक है। अब कब्जा नहीं किया, अक्साई चीन को वो स्मॉल तिब्बत बोलता है, और तिब्बत का मतलब वो तिब्बत को तो खैर कब्जा किया ही, ठीक है। और ये बोलता है कि तिब्बत एक मतलब 5 फिंगर स्ट्रेटजी, उसके चाइना के जो फाउंडर है माओ, उनकी 5 फिंगर स्ट्रेटजी चलती है। यानी कि तिब्बत है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, ये तिब्बत हथेली है, और उसकी 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियां का मतलब एक है लद्दाख, दूसरा है नेपाल, तीसरा है सिक्किम, चौथा है भूटान, पांचवा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यानी कि ये सब पे चाइना अपना मतलब कि हिस्टोरिकल अपना अधिकार मांग जानता है कि ये सब चाइना के रीजन है। और साउथ चाइना से कहता है ये पूरा रीजन साउथ चाइना से। ऐसे तो इंडिया अगर हिस्टोरिकल देखा जाए तो अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार पूरा इंडिया का है। और इंडिया के राजा सूर्यवर्मन ने तो कंबोडिया में विष्णु भगवान की मंदिर बनवा दी थी, पूरा इंडियन ओशन पूरा इंडिया का है। तो ऐसे तो अगर चाइना जहाँ भी बोले कि साउथ चाइना सी पूरा मेरा, इंडिया को भी यूनाइटेड नेशन बोलना चाहिए, ऐसे पूरा इंडियन भाई साउथ चाइना सी अगर उसका है तो पूरा इंडियन ओशन मेरा है, ऐसा चाइना का मजाक बन जाएगा। तो
ठीक है। तो चाइना क्या करता है कि अब उसने 1959 में तिब्बत को जब उसने इन्वेड किया, तो दलाई लामा जो कि तिब्बत के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री क्या एक तरह से तिब्बत के जो सरकार थी वहाँ के जो प्रधानमंत्री को दलाई लामा बोला जाता है। तो वो आके इंडिया में धर्मशाला में आ गए। ठीक है। चाइना इससे नाराज़ हुआ और उसने इंडिया को कहा कि मैं एक्साई मतलब कि मैं एक्साई चीन कब्जा कर लूँगा अगर तुम बोलोगे, तो तुम इस पे शांत रहो। लेकिन इंडिया ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, तो इसने इन्वेड कर दिया 1962 में, क्योंकि इंडिया को उस समय, क्योंकि चाइना हमेशा कमजोरी का फ़ायदा उठाता है। इन्वेड कर दिया 1962 में और अक्साई चीन को कब्जा कर लिया। ठीक है। इसके बाद वो गलवान वैली, यहाँ पे गलवान मतलब भूटान में डोकलाम एंड गलवान वैली के नए नए विवादों को जन्म देता रहा। क्योंकि अगर नए नए विवादों अगर मान लीजिए मैंने आपसे 10 रुपये ले लिए हैं, नहीं आपने मुझे 10 रुपये उधार दिए हैं, मैं आपसे जब भी मिलूंगा मैं कहूँगा मुझे 20 रुपये दे दो, मुझे 20 रुपये दे दो, तो आप कहेंगे मैंने तो 10 ही रुपये लिए थे, अभी से 20 रुपये क्यों मांग रहा है?" ठीक है। क्योंकि आप उस 20 रुपये ध्यान देने लगेंगे बजाय 10 रुपये के। ठीक है। चाइना यही करता है। चाइना क्या करता है कि नया विवाद पैदा करके पुराने विवाद को भुलाना चाहता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश डोकलाम में विवाद पैदा करते रहो, इंडिया अक्साई चीन और ये जो यहाँ पे कब्जा किया है, जो पेंगसोल लेक है, उसको भूल जाएगा। ठीक है। चाइना की ये हमेशा स्ट्रेटजी रही है और चाइना अपना मतलब कि एक तरह से इंडिया, क्योंकि मेन साउथ साउथ एशिया में हर तरह से चाइना का तोड़ इंडिया है। ठीक है। तो लेकिन इंडिया की इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है कि जो इंडिया चाइना का मुकाबला कर सके इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि चाइना के पास यूनाइटेड नेशन काउंसिल असेंबली में वीटो पावर है। ठीक है। वो भी एक न्यूक्लियर कंट्री है। चाइना का यूनाइटेड नेशंस में और वर्ल्ड वाइड दबदबा है, क्योंकि उसने इतनी कंट्रीज़ को डेप्थ दे रखा है, मुस्लिम कंट्रीज़ को, क्योंकि वो सब चाइना के उइगर में कितना भी वो ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करे, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं बोलेंगी। अगर ये कश्मीर में कुछ भी एक इंसर्जेंसी हो जाएगी, तो सारी सारी ओवैसी मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया को कहने लगी कि आपके यहाँ ह्यूमन वैल्यूएशन, ह्यूमैनिटी का इवोल्यूशन, अरे ह्यूमैनिटी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, क्रुएल्टी हो रही है, तमाम तमाम का आरोप लगाने लगेंगी। ठीक है। तो और चाइना इसलिए भी अपना बेसिस बनाना चाहता है वर्ल्ड वाइड में, क्योंकि चाइना की जो ऑयल है, ठीक है, ये है गल्फ ऑफ मलक्का, यानी कि सॉरी सॉरी मलक्का स्टेट, यानी यहाँ से ही चाइना की पूरी जो ऑयल है मिडिल ईस्ट से होती हुई चाइना जाती है, क्योंकि ऊपर आर्कटिक ओशन पूरा जम जाता है, तो यहाँ पे ट्रेड हो नहीं सकता। तो चाइना की पूरी पूरी लाइन, पूरी जो एनर्जी लाइन है वो मलक्का स्टेट से ही जाती है। ठीक है। तो चाइना मलक्का स्टेट को इंडिया कभी ब्लॉक कर सकता है। ठीक है। यहाँ पे हमारा अंडमान एंड निकोबार है। ठीक है। हमारा परमानेंट एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है। यहाँ पे हम चाइना को पूरा ब्लॉक कर देंगे कि तुम मतलब वॉर सिचुएशन में चाइना को हम पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। इसलिए चाइना क्या करता है, उसने पाकिस्तान को लालच दी कि हम एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, 50,000 11,000 पता नहीं कितना फैक्ट्रीज लगेंगी, तुम ये यहाँ से, जो कि चाइना की उइगर ऑटोनोमस रीजन से होके पीओके, जो पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कश्मीर का कब्जा किया हुआ है, उससे होते हुए ये सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान प्रोविंस है, यहाँ से होते हुए कराची के ग्वादर पोर्ट पे ये आके रुकेगा। क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, अगर ट्रेड भी होगा तो चाइना चाइना ट्रेड करेगा, चाइना आके ट्रेड करेगा पाकिस्तान को, भाई देखेगा कि ऊपर से ट्रक जा रही हैं, ऊपर से बसेस जा रही हैं, पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा। ठीक है। अगर पाकिस्तान को फैक्ट्रीज बनाना है तो पाकिस्तान को पास पैसा चाहिए कि हम उस जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, पूरा सीपेक जो आता है, उन पे अगल बगल हम फैक्ट्रीज बनाएं, पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएं। तो इसीलिए चाइना ने पाकिस्तान को पैसे दिए। ठीक है। और जो कि वो प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में इतना रेवेलियन होता है पाकिस्तान पाकिस्तान में, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट उसका पूरा नहीं हो पाया। चाहे पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना के डट में फंस चुका है, वो चाइना की एक तरह से कॉलोनी हो चुका है, जो चाइना कहेगा वो करेगा। आज यूएसए की जो डेमोक्रेसी की मीटिंग थी उसमें पाकिस्तान नहीं गया, क्योंकि चाइना ने उसे बोला था कि तुम मत जाओ। ठीक है। तो इसीलिए अब पाकिस्तान एक तरह से पूरी पूरी चाइना कॉलोनी हो चुका है, और इंडिया को अब टू फ्रंट वार की नौबत में, अगर युद्ध भी होता है मान लीजिए, तो इंडिया को टू फ्रंट वार की नौबत में आना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट से पाकिस्तान है और ईस्ट से चाइना है ही, लेकिन चाइना क्या है कि डायरेक्ट इंडिया पे अटैक करेगा ही नहीं,
क्योंकि वो जानता है कि चाइना अगर डायरेक्ट इंडिया पे अटैक करेगा तो इंडिया के पास चाइना से बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। ठीक है, वो इंडिया पे एक तो डिप्लोमेसी, मतलब कि डिप्लोमेटिक तरीके से दबाव बनाना चाहता है कि वर्ल्ड वाइड इसको कमज़ोर कर दो। ठीक है, इसीलिए वो इधर उधर से किसी किसी भी इंडिया का कोई भी प्रस्ताव होगा यूएन 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 सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको वीटो करवा देता है। इंडिया किसी को टेररिस्ट, किसी आतंकवादी संगठन को टेररिस्ट ग्रुप घोषित करना चाहे या उसे रेड लिस्ट ब्लैक लिस्ट जिसमें भी डालना चाहे, वहाँ पे वीटो लगा देगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि वीटो पावर है चाइना के पास। ठीक है, जो कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो वर्ल्ड war II में जीते थे। ठीक है, उनमें चाइना भी एलाइज पावर में ही आता था, इसलिए उसके पास वीटो पावर है। ठीक है, वीटो पावर खैर नेहरू जी ने चाइना को दिलाया था, वीटो पावर हम लोग का अधिकार था, लेकिन खैर जो भी है। ठीक है, तो डिप्लोमेसी की तरह अगर चाइना इंडिया पर दबाव बनाना चाहता है, क्योंकि डायरेक्ट इंडिया के पास, क्योंकि ये है तिब्बत प्लेटू। ठीक है, ये 5,000 मीटर, 5,000 मीटर ऊंचा प्लेटू है। जहाज इतने भी फाइटर प्लेन्स इतने ऊंचे उड़ के ज़्यादा पेलोड लेके नहीं उड़ पाएंगे। तो चाइना अगर इतना ऊंचा आएगा तो ज़्यादा जाहिर है कि ज़्यादा पेलोड लेके नहीं आ पाएगा। चाइना के पुसी जहाज कितना कितना वजन सह लेंगे, कहीं पटक से गिर जाएंगे सब। ठीक है, और इंडिया के पास एडवांटेज क्या है कि इंडिया पहले से ही यहाँ पे आर्मी बेसेस है। इंडिया का ताजिकिस्तान में एयरफोर्स का बेस है, और यहाँ पे अम्बाला एयरफोर्स का बेस है। तो इंडिया पर पहले से एडवांटेज है, इंडिया हरा देगा। और इंडिया को डर डर है, तो चाइनीज़ इंडिया अगर कमज़ोर पड़ेगा अभी तो नेवी से, क्योंकि चाइनीज़ नेवी के पास कम कम से कम 50 से 60 सबमरीन्स हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉयर्स बहुत ज़्यादा उसके पास है, इंडिया से तिगुना चौगुने रेट उसके पास है, मॉडर्न है, न्यूक्लियर है। ठीक है, तो बस लेकिन अगर चाइनीज़ और नेवी लेके तब ना आएगा कि जब इंडिया उनको इंडियन ओशन में घुसने देगा। ठीक है, यहाँ पे ही हम अगर मलका स्टेट ब्लॉक कर दें तो इंडियन ओशन में घुसे कहाँ से वो चाइना। ठीक है, इसलिए चाइना डायरेक्ट इंडिया से भिड़ना नहीं चाहता, और भिड़ेगा भी तो हार जाएगा। ठीक है, इसलिए वो पाकिस्तान का सहारा लेता है कि तुम इंडिया को बस परेशान करते रहो, कश्मीर रिलेटेड इशू लेके इंसर्जेंसी फैला के तुम इंडिया को पहले परेशान ही करते रहो कि इंडिया हमसे उलझने के बजाय तुमसे उलझा रहा है। ठीक है, और हम धीरे से अपनी डिप्लोमेसी चलाते रहें। ठीक है, और रही बात यूएस की, तो यूएस से भी चाइना डायरेक्ट नहीं लड़ता है। ठीक है, क्योंकि यूएस से अभी तक, जैसे इंडिया चाइना से हर मामले में अभी कमज़ोर है, वैसे ही चाइना यूएस से हर मामले में भी कमज़ोर है। ठीक है, लेकिन इंडिया भी चाइना की टक्कर देता है, और यूएस भी चाइना भी यूएस को मतलब जवानी जंग में टक्कर देता है। क्योंकि दोनों ही जानते हैं कि आज न कल यूएस पीछे जाएगा, चाइना आगे आएगा, और चाइना फिर जाएगा, इंडिया आगे आएगा। तीनों एक तो वर्ल्ड सुपर पावर है। यूएसएसआर क्या है, रशिया, ये पहले सुपर पावर था। अब उतनी इसमें सुपर सुपर पावर लायक बात नहीं रहेगी। इसके पास बस टेक्नोलॉजी है, वेपन्स टेक्नोलॉजी है, इसकी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं कि सुपर पावर बन पाए। सुपर पावर बनने के लिए आपको वेपन्स प्लस इकोनॉमी प्लस मैन फो पूरा, मतलब मैन स्ट्रेटजी, और पूरी की पूरी आपको, मतलब लेबर फोर्स जितनी भी आपको स्ट्रेटजी होती है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी, पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आपको चाहिए। ठीक है, इसलिए चाइना तब तक यूएसए से डायरेक्टली वॉर में नहीं जाएगा जब तक चाइना यूएसए से अच्छी इकोनॉमी ना हो जाए। और यही बात हम लोग को भी पता है कि हम लोग चाइना से डायरेक्टली वॉर में तब तक नहीं जाएंगे, या चाइना के डायरेक्टली अपोज एकदम सुप्रीम लेवल पे तब तक नहीं करेंगे जब तक हम चाइना की जितनी इकोनॉमी ना हो जाए। इसलिए ओवरऑल हमको एक तगड़ी इकोनॉमी बननी पड़ेगी। अभी हम लोग को हम हमारी गवर्नमेंट इसीलिए चुप है। हमें गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट इसीलिए चुप है क्योंकि हम उस हद तक अभी नहीं आए जिस तरह से चाइना का एकदम यूनिवर्सल लेवल पे अपोज कर सकें, क्योंकि चाइना अभी एक सुपर पावर है। तो मानना पड़ेगा हमको कि चाइना एक सुपर पावर है। ठीक है, हम लोग उसे डायरेक्टली वॉर करके जीत नहीं सकते हैं। उसके पास सब कुछ है, वो उस पर अगर अगर उस पर अपन इमरजेंसी भी लगा देगा तो उसके पास इतना फॉरेन रिजर्व है कि वो कम से कम 2 साल 3 साल अपनी कंट्रीज़ को एकदम अच्छे से इस जैसे ही इस कंडीशन में चला सकता है। हमारे पास इतना फॉरेन रिजर्व नहीं है, ना हमारी इतनी इकोनॉमी अच्छी है कि हम इतनी बड़ी जो ह्यूमन फोर्स है, इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन, उसको हम हैंडल कर पाएँ। तो इसलिए हमारे इंडिया शांत बैठा है। हमें गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट करना चाहिए। हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइड नहीं करनी चाहिए कि आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। हम देखिए, दुश्मन अगर बड़ा हो ना तो समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर दुश्मन बराबरी का हो तब बराबरी से लड़ना चाहिए, लेकिन दुश्मन हमारा बड़ा है। ठीक है, हमारा पाकिस्तान पाकिस्तान से हमारा कोई मतलब ही नहीं रहता है। पाकिस्तान अब बहुत
छोटी कंट्री हो गई है हमारे हम लोग के लिए। वो हम लोग के लिए वैल्यू ही नहीं करती है किसी चीज़ के लिए, वो कुछ भी नहीं। हमने यहाँ पे पाकिस्तान पे पंजाब सेक्टर में S-400 डिप्लॉय कर दिया है, तुम मारो ना। तुम कितनी मिसाइल्स मारोगे? तुम्हारे पास छोटे छोटे टैक्टिकल बम है, जैसे तुम्हारे आपके पाकिस्तान के मिनिस्टर बोलते हैं हमारे पास टैक्टिकल बम है जो बस मुस्लिम को बचा के सबको मार देते हैं। तो ऐसी ऐसी मेंटलिटी वालों के लिए हमारा ये सब हम लोग बहुत आगे हैं। पाकिस्तान से हम लोग 40-50 साल आगे चले गए हैं, लेकिन चाइना से हम लोग 20 साल 30 साल पीछे हैं। ठीक है, हम लोग को चाइना के लेवल में आना पड़ेगा, और लेवल में हम लोग आ जाएंगे तो हम लोग चाइना की देखेंगे कि तुम कितना उड़ते हो। ठीक है, अभी तक हम लोग को चुप रहना है, अभी खैर डिप्लोमेसी पावर उसको करने दो, डेप्थ ट्रैप फैलाने दो। हम लोग चाइना के डेप्थ ट्रैप में नहीं है। हम लोग चाइना के जहाँ जहाँ चाइना जिस जिस कंट्रीज़ को डेप्थ ट्रैप दिया है, यहाँ पे लोन दिया है, हम लोग उसकी कंट्रीज़ की हेल्प कर रहे हैं, वहाँ से लोन से उबरने में कर हम लोग एकदम सॉफ्ट लोन दे रहे हैं कि एकदम 0% 1%। जैसे कि एग्जाम्पल है श्रीलंका को हनुमान टोटा चाइना एक्वायर कर लिया, लोन दे के डेप्थ ट्रैप फंसा लिया था। और 1990 मतलब 99 साल की लीज के लिए हनुमान टोटा पोर्ट ले लिया है। तो इंडिया बगल में ही वहाँ पे चाइना बे, यहाँ पे एक चाइना बे है, यहीं पे यहाँ पे इंडिया अपना पोर्ट बना रहा है, एंट्री कर रहा है। चाइना बे का मतलब यहाँ पे चाइना चाइना की बे नहीं है। यहाँ जो हिस्टोरिक पीरियड में चाइना के लोग, श्रीलंका के लोग यहीं से चाइना के से व्यापार करते थे, इसलिए इसको चाइना बे बोलते हैं। जो कोडियार बे है, इसको चाइना बे भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये अब चाइना, ठीक है, ये स्ट्रेटजी है चाइना की। डिप्लोमेसी इंडिया भी खेलता रहता है। खैर अब जब इंडिया जितनी बड़ी इकोनॉमी चाइना जितनी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी तब हम हाथ से हाथ करेंगे। खैर अभी के लिए हम लोग को साइलेंट रहना है। मिलेंगे, ये है चाइना की, जो यही सब थी चाइना की 21st सेंचुरी की स्ट्रेटजी, कैसे वो इंडिया और यूएसए को और रश मतलब यूएसए को तभी चाइना टैकल कर पाता है क्योंकि रसिया को उसके पास सपोर्ट है वेपन्स स्ट्रेटजी मामले में। ठीक है, क्योंकि अगर रसिया जिस दिन चाइना से सपोर्ट खींच लेगा ना, यूएसए चाइना को खींच बटोर लेगा एकदम। इसीलिए चाइना यूएस रशिया, लेकिन यूएसए भी जानता है कि जहाँ भी अगर यूएसए है उसके अपोज में ही रशिया रहेगा। रशिया की मजबूरी है अपोज में रहना, क्योंकि यूएसए का वो, क्योंकि रशिया कम्युनिज्म है, चाइना भी कम्युनिज्म है, और कम्युनिज्म डेमोक्रेसी का सपोर्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई। ठीक है, लेकिन अब जो भी हो, अब आगे हमको देखना है आगे क्या होता है। अभी तक का लेटेस्ट यही है चाइना की स्ट्रेटजी, आगे हम देखेंगे। आगे मिलेंगे 21st सेंचुरी में रसिया क्या स्ट्रेटजी है। तब तक के लिए जय हिंद।